नमस्कार, मैं डिकोडिंग 24/7 से हरीश कुमार। बिहार की परिस्थितियों पे आज बात करेंगे। अब तक चुनाव आयोग ने जो भी कारनामा किया है, जो कृत्य किए हैं बिहार में, जो एसआईआर लागू किया है, उसके तहत विपक्षी पार्टियां आज सुप्रीम कोर्ट पहुंची थी। हालांकि कोर्ट ने एसआईआर पे रोक लगाने से इनकार कर दिया और बिहार की तमाम और भी जो चुनावी मुद्दे हैं, उन पे बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ेंगे बिहार के बहुत बड़े जर्नलिस्ट नूर जी, जो बिहार की राजनीति को बहुत करीब से कवर करते हैं और उनके प्रोज एंड कॉन्स को समझते हैं। स्वागत है नूर जी। थैंक यू हरीश, बहुत बहुत थैंक यू। कोर्ट ने तो एसआईआर पे स्टे देने से मना कर दिया है और कोर्ट का ये कहना है कि भाई ये संवैधानिक प्रक्रिया है और यह प्रक्रिया ऐसे ही चलती रहेगी। क्या कहना है आपका? देखिए, जो कोर्ट ने कहा है कि ये संवैधानिक प्रक्रिया है, तो ये ज़रूरी भी है क्योंकि कई बार ऐसा देखा गया है कि फर्जी वोटर पे लगाम नहीं लग पाया है। जैसे आप गाँव में जाएँगे ना, तो जिनकी मृत्यु 5 साल पहले, 2 साल पहले, 3 साल पहले या 7 साल पहले हो जाती है उनकी मृत्यु, लेकिन वो अपडेट नहीं हुआ होता है। तो अगर चुनाव आयोग अगर इस तरीके का कोई चीज़ लेकर आता है, तो वाक़ई स्वागत है, कोर्ट ने भी कहा है। लेकिन जो पूरा हंगामा बरपा हुआ है, वो आधार कार्ड को लेकर के। हालाँकि जिस तरीके से आज सुनवाई हुई, सुप्रीम कोर्ट में जो दलीलें दी गई, उस पर कोर्ट ने कहा भी है कि आधार कार्ड को इस पर शामिल करने के लिए सुझाव उन्होंने दिया है। अब अगली सुनवाई जो 28 जुलाई को है, वो वाक़ई देखने वाली बात होगी कि क्या होता है उसमें। लेकिन आधार कार्ड के अपडेट थोड़ा बहुत ज़्यादा सुधार ज़रूर होगा। नूर, मैं आपको यहाँ बीच में रोकना चाहता हूँ। एक बिहार में प्रशांत किशोर आजकल घूमते हुए ये कह रहे हैं कि 2024 में अभी लोकसभा चुनाव हुए हैं और इन्हीं मतदाताओं ने प्रधानमंत्री को चुना है। तो इसमें दो ही चीजें हो सकती हैं, या तो वो जो घुसपैठे हैं उन्होंने प्रधानमंत्री को चुन लिया है, या फिर ये प्रधानमंत्री चुनने के बाद ये घुसपैठिए बिहार में आए हैं। तो इसके ऊपर नूर जी आप क्या सोचते हैं? क्या उनका स्टेटमेंट कितना सही है? देखिए हरीश जी, आरोप प्रत्यारोप तो लगते रहता है, लेकिन अगर प्रशांत किशोर इस तरीके की अगर बातें कह रहे हैं, तो चुनाव आयोग को सामने आकर के इसका जवाब भी देना चाहिए। क्योंकि अगर चुनाव आयोग अगर इस बातों करके अगर जवाब नहीं मिलता है चुनाव आयोग का, तो आम जनता के बीच उनकी छवि काफ़ी खराब हो जाती है। जैसे मंच से अगर कोई बड़े-बड़े नेता इस तरीके के दावे करते हैं, तो चुनाव आयोग को जवाब देना चाहिए और बिल्कुल जवाब देना चाहिए। एक पत्रकार होने के नाते हम ये भी कहेंगे कि चुनाव आयोग अगर जवाब नहीं देता है, तो उनकी जो शाखा होती है, उनकी जो इज़्ज़त होती है, वो आम जनता के बीच काफ़ी खराब हो जाती है। देखिए, अगर प्रशांत किशोर हो या कोई भी बड़े नेता अगर इस तरीके के मन से बयान देते हैं या किसी संवैधानिक जो संस्थान है, उस पे अगर आवाज़ उठाते हैं या उस पे अगर कोई इल्ज़ाम लगाते हैं, तो ये बहुत गलत है। उसका जवाब चुनाव आयोग को देना चाहिए। अगर चुनाव आयोग चुप है, खामोश है, तो इसका कहीं न मतलब है कि उनकी बातें कहीं सही हो जाए, आम जनता ऐसा सोचती है। तो चुनाव आयोग को आकर के इस पर बयान देना चाहिए, कुछ न कुछ इस पर करना ज़रूरी होता है, तभी जाकर उनकी शाख बची रहेगी। जैसे नूर, पिछली हरियाणा चुनाव में और महाराष्ट्र चुनाव जब से विपक्ष हारा है और तब से ही वो लगातार इलेक्शन कमीशन के ऊपर हमलावर है। लीडर ऑफ ऑपोजिशन राहुल गांधी भी कई बार ये कह चुके हैं कि भाई, जो आप ये कह रहे हैं कि महाराष्ट्र में नए वोटर्स 45 लाख जुड़े हैं, क्या आप उनकी वोटर लिस्ट हमको जारी कर सकते हैं, आप हमें दिखा सकते हैं? हालांकि इलेक्शन कमीशन ने इस बात को खारिज कर दिया, मना कर दिया, हम नहीं दे सकते हैं। बार बार न सिर्फ लीडर ऑफ अपोजिशन बल्कि विपक्षी पार्टियां भी ये कह रही हैं कि सारे सर्वे गलत हो जाना और हमारे जो कार्यकर्ता जो जमीनी स्तर पे काम कर रहे हैं उनकी बातें गलत हो जाना, कहीं ना कहीं इसमें दाल में कुछ तो काला है। देखिए, इसमें ना एक छोटा-सा एग्ज़ाम्पल देंगे, चूँकि मैं नहीं जानता कि राहुल गांधी क्यों ये मुद्दा उठा रहे हैं, चुनाव आयोग इस पे क्यों नहीं खामोश है, चुप्पी साध रखा है, तो ये अलग बात है। लेकिन जिस तरीके से आप देखेंगे कि लोकसभा चुनाव के बाद जब उनका अनाउंसमेंट हुआ था, डेट का अनाउंसमेंट हुआ था, उस दरमियान चुनाव आयोग आकर के जो ईवीएम पे उठे सारे सवालों का उन्होंने शायरी भरे अंदाज में वो जो जवाब दिया था, तो शायद मेरा मानना है, मुझे ऐसा लगता है कि जब बिहार चुनाव का जो डेट अनाउंसमेंट होगा, तो उस दरमियान शायद इन तमाम मुद्दों पर वो फिर से बात करें। अब नूर, अब ये तो हो गई वोटर लिस्ट की बात। एक सवाल है जो मेरा है, वाहिद मेरा सवाल है।
पर ये हमारे दर्शकों के लिए भी है कि आपको क्या लगता है कि वो कौन सा गठबंधन है जो थोड़ा सा एज जिसको दिख रहा है चुनाव में आपकी नजर से, जैसे आप घूम रहे हैं वहां ग्राउंड रिपोर्ट क्या कहती है? देखिए, रह गई बात है अगर यहाँ बिहार चुनाव की बात, तो आप आंकड़ों के हिसाब से अगर देखेंगे या जितना मैंने देखा है, तो यहाँ विकास के नाम पर वोट नहीं पड़ती है। आप चूँकि लालू यादव का कार्यकाल देख लें या नीतीश कुमार का कार्यकाल देख लें, ये विकास नहीं बल्कि जातिवाद के नाम पर होती है। जैसे मान लीजिए सपोज़ दैट आप मान लीजिए कि यादव के अगर घर में कोई आके नीतीश कुमार सड़क भी बना दे, उनका विकास भी कर दे, लेकिन वोट हमेशा वो पड़ेगा लालू यादव के नाम पर। ठीक इसका अपोज़िट पड़ता है वहाँ पर कि लालू यादव जाकर के उनके कोयरी में या उनके जो समाज है, जो उनका वोट बैंक है, वहाँ पर जाकर अगर के ये सड़क बनाते हैं, विकास का काम करते हैं, तो वोट नहीं पड़ेगा। बिहार की चूँकि राजनीति जो है, वो कहीं न कहीं धर्म पे होती है, जात-पात पे होती है, लेकिन इसमें एक चीज़ देखने वाली बात होगी कि जब लालू यादव और नीतीश कुमार का कार्यकाल जब खत्म हो जाएगा, यानी जब ये राजनीति अब में नहीं है, तब जो नए लीडर होंगे, उसके बाद यहाँ की राजनीति पूरी तरीके से बदल जाएगी, विकास के मुद्दों पे होगी, जात-पात के मुद्दे खत्म हो जाएँगे। अब आपकी बात करते हैं कि आपने कहा कि कौन से गठबंधन हो, तो चूँकि जिस तरीके से समीकरण बन रहे हैं और जो युवा है, जो बाहर है, पलायन है, किसी काम से है या जो युवा है तबके के लोग, पढ़े-लिखे जो लोग हैं, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ विकास के नाम पर करती है। लेकिन चूँकि उनके पेरेंट्स हैं, तो वो कहीं न कहीं प्रभाव में आकर के फिर वो जातिवाद हावी हो जाता है। तो मेरा मानना है कि ये जातिवाद अभी फिर बरकरार रहेगा इस चुनाव में भी। नूर, अब आपने जातियों की बात की है, तो एमवाई समीकरण के अलावा जो नए यूथ हैं, जो नए युवा हैं, जो नौकरी सीरीज होने के बाद तेजस्वी के साथ जुड़े हुए नजर आते हैं, इसका कुछ असर दिखता है? कुछ एज मिलेगा क्या तेजस्वी को? कुछ हद तक मिल सकता है, अगर वो चीज़ें अगर वोट में तब्दील हो तो कुछ हद तक मिल सकता है, लेकिन ज़्यादा नहीं मिल सकता है। क्योंकि वादे जिस तरीके से तेजस्वी यादव की तरफ से किया जा रहा है, नीतीश कुमार अलग अपने कह रहे हैं, हालाँकि बीच में एक कड़ी जो है प्रशांत किशोर, वो घूम-घूम कर बिहार के अलग-अलग ज़िलों में, अलग-अलग तबकों में, प्रखंडों में जाकर के वो बातचीत कर रहे हैं, वो अपने दावे कर रहे हैं। लेकिन एक्चुअल धरातल पर ना चीज़ें बहुत सारी बदल जाती है। जब आप जाएँगे, कोई नेता है या पत्रकार है, आप जाएँगे, बात करेंगे, तो वो जो एक्चुअल प्रॉब्लम है, वो आपसे डिस्कस नहीं कर पाता है। लेकिन जब आप वहाँ पे एक्चुअल में जाके रहेंगे, लोगों से बात करेंगे, तब आपको समझ में आएगा कि नहीं, जो चीज़ें मीडिया के बयान में है, जो चीज़ें कहीं और है, नैरेटिव सेट किया जा रहा है, वो तमाम चीज़ें अलग हो जाती है, धरातल पर मुद्दा कुछ और हो जाता है। वहाँ पे आज भी तमाम मुद्दे के मुद्दे गौन हो जाते हैं और फिर वो जात-पात की राजनीति या कोई दूसरे मुद्दे, जैसे कोई पार्टी है, पर्टिकुलर कैंडिडेट है, उससे अगर कोई लड़ाई है, कोई शिकायत है, शिकवा है, तो वो तमाम चीज़ें हावी हो जाता है। नूर, अब तक के जितने भी चुनाव होते आए हैं विधानसभा के बिहार में, ये चुनाव थोड़ा उससे अलग है क्योंकि जनसुराज एक नया विकल्प आया है बिहार में और बहुत मजबूती के साथ उभरता हुआ दिख भी रहा है। आपको क्या लगता है कि चुनाव इस बार त्रिकोणीय होंगे और जनसुराज सबसे ज्यादा डैमेज कौन से दल को करेगा? देखिए हरीश जी, चीज़ें हम अभी आपको कह रहे थे कि जो एक्चुअल प्रॉब्लम है ना, प्रशांत किशोर क्या है, वो सोशल मीडिया पे ज़्यादा ट्रेंड है, उनके वीडियो ज़्यादा चलते हैं, वो सोशल मीडिया पीआर उनकी टीम ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो वीडियो वो ज़्यादा प्रमोट, लेकिन एक्चुअल में जो वोट की बात कर रहे हैं, तो एक्चुअल में जो कोर, मान लीजिए आप ही सोचिए, कोई भी कोर वोट है, वो कैसे टूट जाएगा? कोर वोट नहीं टूट सकता है और जो इन्फ्लुएंस वोट है, वो तो आते जाते रहते हैं, तो उसका खास प्रभाव नहीं पड़ेगा, मेरा ऐसा मानना है। मैं ये कह रहा हूं कि जैसा अभी आपने कहा कि बिहार में जातियों के समीकरण को या फिर जातियों को तोड़ पाना एज ए वोटर बड़ा मुश्किल होता है। मैंने कहीं सुना था, स्टेटमेंट ही सुना था, शायद प्रशांत किशोर बोल रहे थे कि अगर जातियों पे ही वोट पड़ता है तो नरेंद्र मोदी के जाति के कितने लोग रहते हैं बिहार में, जबकि 40 में 39 सीटें एनडीए गठबंधन को मिली थी। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जब आप लोकसभा चुनाव की अगर बात करते हैं, तो वहाँ पे मुद्दे अलग हो जाते हैं और यहाँ पे बिहार में ना पल-पल जो है राजनीति करवट लेती है। अगर आप मोदी की अगर बात करते हैं, तो एक हिंदुत्व की छवि प्रकट हो जाती है। तो वोट हिंदुत्व के नाम पर आप जैसे रिपोर्टिंग के लिए अगर जाते हैं, वहाँ पे बात करते हैं, तो कई लोगों का ऐसा मानना है कि वोट जो है मोदी के नाम पर देंगे लोकसभा चुनाव, क्योंकि हम सेंट्रल में मजबूत होंगे, ताकि यहाँ पर जो दूसरी जातियाँ हम पे हावी नहीं हो पाएँ। लेकिन अगर विधानसभा का चुनाव है, तो वहाँ पे है कैंडिडेट के नाम पर हम वोट देंगे, ताकि हमारा विकास भी चाहिए, है ना? ऐसे
चीजें ना बहुत सारी बदलती रहती है, तो ये कहना तो ना मुश्किल है। ठीक है, वो समीकरण अलग है, उनके समीकरण डेटा सही है, प्रशांत किशोर क्या कह रहे हैं उसमें हम नहीं जाते हैं, लेकिन धरातल पे जो एक्चुअल में प्रॉब्लम है, वो चीजें है ना, वो बहुत अलग है यहाँ पर। पिछली बार सीमांचल से 4 सीटें एमआईएम जीत पाई थी और जीतने में कामयाब रही थी। इस बार एमआईएम लगातार महागठबंधन से ये अपील कर रही है कि आप हमें अपने अलायंस का पार्टनर बनाए, अपने अलायंस में लें। तो क्या लगता है, अगर अलायंस नहीं करती है महागठबंधन एमआईएम के साथ, तो एमआईएम एक फैक्टर होगा उनके, क्या उनके वोट में सेंध लगा पाएगी एमआईएम? देखिए जहां तक एआईएमआईएम की बात है, तो तेजस्वी यादव को जिस तरीके से आरजेडी में गठबंधन की बात हो रही है, तो चूंकि एक बड़ा फैक्टर ये है कि आरजेडी के गठबंधन ना करने का, क्योंकि अगर मान लीजिए कि वो गठबंधन में सरकार में आ जाए, तो इसके बाद एआईएम अगर अगले चुनाव में आती है, तो फिर वो ज्यादा पकड़ मजबूती के साथ उतरेगी। तो कहीं ना कहीं ये आरजेडी के नुकसान ही है। हो सकता है बाद में वो गठबंधन ना कर पाए, तो ये नुकसान ही है। दूसरी बात है, अगर ये चुनाव अलग जगहों पे जाके लड़ती है, तो 11 ऐसे सीट है जो डायरेक्ट जो है मुस्लिम आबादी है, और वहां पे मुसलमान ही निर्णायक भूमिका में रहती है बिहार में। चूंकि सीमांचल का हिस्सा भी है और वहां पर उत्तर में भी है हिस्सा, जो पूर्वी चंपारण के जिलों ढाका वगैरह, जो मुसलमानों की आबादी ज्यादा है वहां पर। और चूंकि असदुद्दीन ओवैसी ने ऑपरेशन सिंदूर के दरमियान जब वो ढाका गए थे, तो वहां पर साफ उन्होंने कह दिया था कि राणा रंजीत ही होंगे यहाँ के कैंडिडेट। चूंकि राजा रंजीत की भी एक राजनीतिक परिवार से आते हैं, उनके फादर सांसद रह चुके हैं, और वो क्या है कि ढाका जो है मुस्लिम का गढ़ है, और वहां पे हिंदू भी आबादी है, कमोबेश हिंदू भी आबादी है। चूंकि वहां पे आरजेडी और बीजेपी में टक्कर होती है, तो कभी आरजेडी की सरकार बनती है, तो कभी बीजेपी की सरकार बनती है। अगर मान लीजिए कि एआईएम अगर आ जा रही है इस कैंडिडेट के हिसाब से, राणा रंजीत के हिसाब से, तो शायद वो सीट कहीं ना कहीं या तो सरक जाएगा या तो दरक जाएगा, एआईएम के खाते में आ जाएगा, या पूर्ण रूप से वो बीजेपी में चला जाएगा। क्योंकि वोट तो राजद का भी कटेगा और एआईएम का भी कटेगा, तो वो चीजें खराब हो जाएगी। दूसरी बात, सीमांचल की अगर बात करते हैं, तो सीमांचल में जिस तरीके से ये 5 सीटें यहाँ पे जीत पाई थी पिछली बार चुनाव में, हम खुद वहां पे गए थे, कैंपेनिंग भी किए थे वहां पे। तो कटिहार का जो सीट है वहां पर, तो वहां की चीजें अभी क्या है कि वो आरजेडी में जब से वो 4 जो है विधायक आरजेडी में जाकर वो मिल गए, तो उनके मिलने के बाद ठीक है, मुस्लिम असदुद्दीन ओवैसी को चाहने वाले बहुत है, और उनकी आवाज एक मुस्लिम तबके के लोग सुनते हैं, सभी तबके के लोग सुनते हैं, लेकिन वोट मुस्लिम तबके के लोग ज्यादा करते हैं, वो ज्यादा अमल देते हैं। तो अब कितना वो इस बार कामयाब होते हैं ये तो वक्त बताएगा, लेकिन इतना जरूर है कि जो मुस्लिम सीट है उस पर काफी हद तक ये जीत हार का निर्णायक भूमिका में एक रह सकती है आई। नीतीश कुमार पे सवाल उठते रहे हैं, लगभग लगभग सारी विपक्षी पार्टियां ये कह रही हैं कि नीतीश कुमार मेंटली टायर्ड और फिजिकली रिटायर्ड हो गए हैं। तो आप क्या देखते हैं कि इस बात में कितनी सच्चाई दिखती है? क्योंकि एक पत्रकार होने के नाते आप रूबरू होते रहते हैं, आप बताएं हमारे दर्शकों को कि इस बात में कितनी सच्चाई नजर आती है आपको? देखिए जो भी है, नीतीश कुमार के ऊपर जो भी हो, मेंटली जो भी अपना इल्जाम हो वो अलग बात है, इल्जाम तो लगते रहते हैं, लेकिन नीतीश कुमार जो है वो क्या है, महिलाओं के बीच उनकी पकड़ बहुत ज्यादा मजबूत है। क्योंकि बिहार की जो आबादी है वो ज्यादातर पलायन पे है, पलायन में लोग बाहर जाते हैं, कहीं और जाते हैं, लेकिन नीतीश कुमार जो है महिलाओं की आबादी पर ज्यादा वो ध्यान देते हैं। अब चूंकि महिलाओं की आबादी पर ध्यान देते हैं, तो महिला वोट बैंक वहां पे है। अब देखिए नीतीश को, मेरा ऐसा मानना है, पर्सनल ओपिनियन है, कि नीतीश कुमार से ही सरकार बनेगी बिहार में। वो नीतीश कुमार अब ये नहीं कह रहा है कि मान लीजिए अगर तेजस्वी यादव आरजेडी उतनी सीट लेकर आई, नीतीश कुमार उनके पाले में चले गए, तो सीएम तो मुख्यमंत्री रहेंगे नीतीश कुमार। क्योंकि आप देखिए पिछले चुनाव में नीतीश कुमार खुद चुनाव न लड़ते हुए भी सीएम बने, बने ना सीएम, तेजस्वी के सहारे बने, फिर बाद में वहां जाके बने। तो वो एक ऐसे हैं, क्योंकि उन वो राजनीति की पड़ख बहुत ज्यादा है, जैसे रामविलास पासवान हुआ करते थे, तो ठीक उसी तरीके से राजनीति की पड़ख ज्यादा है। तो मेरा ऐसा पर्सनल ओपिनियन है कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में सरकार बनेगी। अब नीतीश कुमार एनडीए के साथ रहे या एनडीए के खिलाफ रहे, ये वक्त बताएगा। जैसे नूर, आरजेडी पहले ही ये क्लियर कर चुकी है कि हम नीतीश कुमार के साथ अब भविष्य में कभी कोई अलायंस नहीं करेंगे, और एनडीए की सीटें ऐसी आती हैं जिसमें भारतीय जनता पार्टी की सीट अच्छी आने के बाद भी राजद की सीट भारतीय जनता पार्टी से अच्छी आती हो,
तो क्या नीतीश का गठबंधन आरजेडी के साथ संभव हो पाएगा ऐसे में, जब आरजेडी ने बिल्कुल सिरे से खारिज कर दिया कि नहीं, हम नीतीश के साथ सरकार नहीं बनाएंगे कभी? नहीं, नहीं ऐसा कहना बहुत वो है। नीतीश कुमार ने कई बार कहा है मर जाएँगे लेकिन वहाँ नहीं जाएँगे। गए ना। हर अगर मान लीजिए कि नेता अगर है, बार-बार उनको कस्में वादे खाने पड़ते हैं और वादे कस्में बनते इसलिए है कि वो टूट जाते हैं राजनीति में। चुनाव में, राजनीति में, जंग में, प्यार में सब कस्में वादे टूट जाते हैं। तो मेरा ऐसा मानना है कि सत्ता में आने के लिए चाहे वो आरजेडी हो या बीजेपी हो, कोई भी हो, नीतीश कुमार को रखेगी ज़रूर। अब चाहे किसी भी लोभ लालच में हो। आरजेडी अगर कह रही है कि मान लीजिए कि हम नहीं रखेंगे, किसी भी कीमत पे नहीं रखेंगे, लेकिन जब वही उनके पास सीट आएगी, वो बोले कि हम सरकार बनाएँगे, नीतीश कुमार को मना करें? बिल्कुल नहीं मना करेंगे। क्योंकि जनभावनाओं का राजनीति में कदर नहीं होता है। ये मान के चलिए, चाहे आप किसी भी देश की राजनीति देख लीजिए, किसी पर्टिकुलर स्टेट की राजनीति देख लीजिए या बिहार की राजनीति देख लीजिए, जनभावनाओं की कदर नहीं होती है। आप देखिए ना, जितने भी इलेक्शन हुए हैं, वहाँ पे देखिए नेताओं को भर दिया जाता है। वो जीत के आते हैं। ये क्या चल रहा है? जब जीत के आते हैं नेता बस में भर करके, वो उनकी बोली लगती है, तो जनभावना कहाँ गए? जनभाव तो खत्म हो गई। तो ऐसा कहना बहुत ठीक है, कहने को कह दिया अलग बात है, लेकिन एक्चुअल में चीज़ें बहुत अलग हो जाती है। तो यही है, चीज़ें जो बिहार की राजनीति है, तो यही है बिहार की राजनीति। नूर, अभी ऐसा मीडिया वालों ने खबरें चलाई थी कि जंगल राज रिटर्न हो गया है और इस सरकार में जो है अपराधी बेलगाम हो गए हैं। अभी इतने बड़े गोपाल खेमका की हत्या कर दी गई डीआईजी बंगले के बिल्कुल पास में ही। तो क्या इसका असर दिखेगा चुनाव में? क्या लोग इसके बारे में बात कर रहे हैं? नहीं देखिए, अब ये चूँकि लॉ एंड ऑर्डर का मामला है, तो बिहार में वाक़ई खराब है, इसमें कोई वो नहीं है, दो राय नहीं है कि बिहार में लॉ एंड ऑर्डर खराब है, नहीं है। ये वाक़ई खराब है बिहार में और इसमें कोई भी पार्टी आए, ये काम करना ज़रूरी होता है। लेकिन चूँकि बिहार में जो है, लोगों की मानसिकता भरी पड़ी है, हमें विकास नहीं चाहिए, हमें तो बस जात-पात पे देना है। हमारे भाई साहब हैं, मान लीजिए, अरे! यादव जी के लड़का है, लोग सड़कों में सरेआम करते हैं, यादव जी के लड़का है, ऐसे ना चली तो कैसे चली? ऐसी बातें बोलते हैं। तो ये चीज़ें ना, इन मानसिकता को बदलनी चाहिए और मेरा मानना है कि इन मुद्दों पे होना चाहिए विकास, सुरक्षा के मामलों पे होना चाहिए वोटिंग। लेकिन बिहार में जहाँ तक की बात है कि जो हाल-फिलहाल में जिस तरीके से खेमका की हत्या होती है, गोपाल खेमका की, और ये सरेआम होती है, हत्या होती है, लेकिन उसके बाद भी कोई सुनवाई नहीं होती है। हालाँकि वो बहुत एक बड़े बिज़नेसमैन हैं, उनके बेटे की भी 7 साल पहले हत्या हो जाती है, लेकिन अभी तक इसका पुलिस कोई वो नहीं होता है, सुराग नहीं मिल पाता है। लेकिन विपक्ष को, हालाँकि विपक्ष भुनाने की काफ़ी कोशिश की इस मुद्दे को, लेकिन उसके आने से पहले राहुल गांधी चूँकि 9 तारीख को यहाँ पे चक्का जाम करने आए थे और राहुल गांधी शायद, अगर ये नहीं हो पाता, अगर उनके कातिल जो है पकड़े नहीं जाते, तो शायद वो पीड़ित परिवार के पास जाते और पीड़ित परिवार के पास अगर जाते, राहुल गांधी की तरफ एक नेशनल लीडर है, वहाँ से चीज़ें जाती तो बिहार की छवि ज़्यादा खराब होती। तो शायद ये भी कारण है कि इनको शॉर्टकट में निपटा दिया गया और विपक्ष को मौका नहीं दिया गया कि आप इन मुद्दों को फिर से उठाएँ या ज़्यादा फेमस करें। तो ले देकर मुद्दा वही था, वोटर अपडेट को लेकर के यही मुद्दा उठा। अब यही चल रहा है मुद्दा, बिहार में ज़्यादा कोई मुद्दा हावी नहीं है फिलहाल इस वक़्त। जैसे बिहार बंद एक बहुत बड़ा वो था, आह्वान किया था बिहार बंद का विपक्ष ने, और उसमें से बिहार बंद पीछे छूट गया और कुछ फुटेज ऐसे सामने आई जिसको जो वायरल हो गई, जिसमें पप्पू यादव को उस जो जीप थी, जो ओपन जीप थी, उस पर चढ़ने नहीं दिया गया, स्टेज पे चढ़ने नहीं दिया गया, कन्हैया कुमार को चढ़ने नहीं दिया गया। तो इसके राजनीतिक मायने क्या है? ये ऐसे मतलब लोग इसके बारे में इतनी बातें क्यों कर रहे हैं? देखिए, ऐसी तो चीज़ें चल रही है, ये वाक़ई बहुत बड़ी बात है, मैनेजमेंट की कमी है। जो भी नेता है महागठबंधन के, उसमें मैनेजमेंट की होना चाहिए, क्यों रोका गया? अगर किसी सांसद को जाने से अगर रोक दिया जा रहा है, तो ये गलत है, ख़ास करके महागठबंधन की चीज़ों में हो। कन्हैया कुमार को ले लीजिए, अगर कन्हैया कुमार को रोका जा रहा है, महागठबंधन का एक अहम हिस्सा है, अगर रोका जा रहा है, तो ये गलत है। एक तरीके से ये गलत ही है, बिल्कुल गलत है। लेकिन ये दबी दबी जुबान दबी जुबान ये भी कहा गया कि राजद जो है वो नहीं चाहती है कि तेजस्वी के सामने कभी कन्हैया जो है आए और पूरा शो कन्हैया खींच ले जाए। वो नहीं चाहती, सुप्रिया वो क्या कहते हैं, ऐसा लगता है तेजस्वी एंड पार्टी को कि कहीं जो लाइमलाइट है वो कन्हैया के ऊपर न चला जाए, इसलिए यही कारण था कि उनको स्टेज पे आने नहीं दिया गया। आप क्या सोचते हैं? देखिए, ऐसा हो सकता है,
चर्चाएं तो बहुत सारी चीजें चलती है, हो सकता है, हाँ। लेकिन थोड़ा सा आपको थोड़ा पीछे लेके चलेंगे। लालू यादव जो है, तेजस्वी यादव को सीएम बनाने के लिए काफी हद तक वो इस पर आगे आए हैं। बहुत सारी तोड़ जोड़ करने के बाद भी अभी तेजस्वी यादव सीएम नहीं बने हैं। लालू यादव के अगर कार्यकाल की अगर बात करें तो लालू यादव सिर्फ ये सोचे कि अगर अपने बेटे को हम पढ़ा देंगे तो शायद जो बिहार के लोग हैं वो शिक्षा की बात करने लगेगा कि आपका बेटा तो पढ़ा लिखा है, आप शिक्षा दीजिए हमें। लेकिन लालू यादव ने स्ट्रेटजी के तहत अपने बेटे को नहीं पढ़ाया और साफ करके मीडिया में कहा कि 9वीं फेल है। क्योंकि 9वीं फेल भी एक राजनीति है। वो ये मैसेज देना चाहते हैं कि जब हम अपने लड़के को नहीं पढ़ा रहे, तुम क्यों पढ़ा रहे हो, तुम मूर्ख बनो। अच्छा। तो एक स्ट्रेटजी है, चीजें हैं। लालू यादव काफी हद तक वो चाहते हैं कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बने, काफी हद तक चाहते हैं। ये हो सकता है कि स्ट्रेटजी के तहत हो या नहीं हो, लेकिन कहीं ना कहीं ये चीजें गलत है और इसका तो गलत ही है। जो चीज गलत है वो गलत है। नूर, समय का अभाव है, चलते चलते एक आखिरी सवाल आपसे करना चाहते हैं कि मनीष कश्यप सन ऑफ बिहार, अभी हाल ही में जी। उन्होंने जनसुराज पार्टी ज्वाइन किया है। इससे जनसुराज के कैंपेन पे क्या असर पड़ेगा और कुछ फायदा होगा या जनसुराज का जो देखिए, अभियान है उसमें धक्का लगेगा? ये बहुत अच्छा सवाल है आपका रिजी कि क्या मनीष कश्यप के आने से एक जनसुराज का कोई इफेक्ट पड़ेगा, वोट बैंक में पड़ेगा। क्योंकि देखिए मनीष कश्यप एक युवा है और अक्सर अपने बोलते रहते हैं, कई सारी चीजों पे वो बोलते रहते हैं। तो मेरा अंदाजा है कि जनसुराज से इसको बल मिलेगा, वो ज्यादा इफेक्ट होगा। लेकिन इस चुनाव में ज्यादा जनसुराज का रोल नहीं है। हाँ, ये हो सकता है कि अगले चुनाव में कुछ ज्यादा पकड़ हो और ज्यादा सीटें लेकर के सरकार में शायद कोई योगदान दे, लेकिन इस बार ऐसा नहीं है। और चूंकि अगर मनीष कश्यप आए हैं और एक युवा है तो चीजें सही जाएगी। नूर, कई एक्सपर्ट ने इसके ऊपर ये भी कहा कि मुस्लिमों को लेके मनीष कश्यप जो है वो कई मतलब बिल्कुल आपत्तिजनक बयान देते रहे हैं। और अभी इस चुनाव में कुछ मुस्लिम जो है ऐसा सुनने में आ रहा था कि जो जनसुराज की तरफ जो पाए में जाते हुए दिख रहे थे, तो क्या उनके ऊपर असर पड़ेगा? नहीं, अभी तक तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन आने वाले वक्त में तो अभी कहना बहुत मुश्किल है क्योंकि अभी चुनाव बहुत दूर है। तो अभी ज्यादा चीजें कहनी मुश्किल हो जाती है क्योंकि एक पत्रकार है, बहुत सारे तर्कों के हिसाब से ही चीजें कहनी पड़ती है। नहीं तो फिर वो पत्रकार पे भी इल्जाम लगते हैं, जैसा सभी जानते हैं। तो अभी कहना बहुत मुश्किल हो जाता है, लेकिन जैसे जैसे चुनाव नजदीक आते हैं तो फिर चीजें ज्यादा क्लियर हो पाती बहुत बहुत धन्यवाद नूर, आप आए और हमारे दर्शकों को आपने बिहार की स्थिति से रूबरू कराया। और अब है। देखने वाली बात है कि कौन सी पार्टी सरकार बनाती है, यह तो भविष्य के गत में है। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। नमस्कार।